1970s का टाइम था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी भी जापान रिकवर कर रहा था। और इसी टाइम पीरियड के अराउंड जापान में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसी दुर्घटना घटती है विच गिव्स बर्थ टू वन ऑफ द क्रीपीएस्ट अर्बन लेजेंड्स इन जापान, काशिमा रिको। काशिमा रिको को जापानीज कल्चर में ऑनर्यो कहकर भी मेंशन करा जाता है। ऑनर्यो का मतलब होता है एक वेंजफुल स्पिरिट, यानी कि एक ऐसी इविल और पावरफुल स्पिरिट होती है जो कि रियल वर्ल्ड में आकर के यहाँ के लिविंग फॉर्म्स को हर्ट कर सकती है, उनको हार्म कर सकती है एंड इवन वर्स्ट केस सिनेरियोस में उनकी जान तक ले सकती है। ऑनर्योस कुछ ऐसे स्पिरिट्स होते हैं जो कि पास्ट में उन पर हुए अत्याचारों का रिवेंज लेना चाहते हैं और वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो इवन नेचुरल डिजास्टर्स भी कॉज कर सकते हैं। और काशिमा रिको भी एक ऑनर्यो ही है, जिस वजह से लोग काशिमा रिको को एक इविल स्पिरिट मानते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1970s में जापान के होकाइडो में होती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और जापान एक बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहा था। पूरे देश में पॉवर्टी फैली हुई थी और जापान के जगह जगह पर अमेरिकन सोल्जर्स भी मौजूद थे। कहानी के हिसाब से होकाइडो में एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी ऑफिस में काम करने वाली एक औरत थी जिसका नाम था काशिमा रिको। एक रात जब काशिमा रिको अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रही थी, तभी कुछ अमेरिकन सोल्जर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं। काशिमा को अकेले देख करके उसको सेक्सुअली अब्यूज करने लगते हैं और उसके साथ काफी बुरा भला करके उसको उसी हालत में बीच सड़क पे फेंक के चले जाते हैं। काशिमा को काफी शेमफुल फील होता है, उसे काफी बुरा लगता है। इस वजह से वो पास ही के एक ब्रिज में जाती है और उसके ऊपर से नीचे कूद जाती है। अब इस ब्रिज के नीचे कई सारे रेलवे ट्रैक्स थे जिसके ऊपर जाके उसकी बॉडी गिरती है और तभी एक हाई स्पीडिंग ट्रेन काशिमा के बॉडी के ऊपर से गुजर जाती है। इस ब्रूटल एक्सीडेंट के वजह से काशिमा की जो बॉडी थी उसके वेस्ट के पास से 2 हिस्सों में बट जाती है। उसके वेस्ट के नीचे का जो पार्ट था, यानी कि कमर से लेके पैर तक, वो पार्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट काशिमा के बॉडी का जो अपर पार्ट था उसके साथ तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है। होकाइडो में उस वक्त काफी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर चल रहा था, जिस वजह से काशिमा की जो अपर बॉडी थी वो ठंड के वजह से फ्रीज हो जाती है। उसके ब्लड वेसल्स भी फ्रीज हो जाते हैं एंड इस वजह से काशिमा को एक इंस्टेंट डेथ नहीं मिलती, बल्कि उसकी बॉडी सर्वाइव करती है और पेन में ही जीने लगती है। अब काशिमा की जो अपर बॉडी थी वो अपने हाथों के मदद से किसी तरह से क्रॉल करते करते पास ही के एक रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है। इस रेलवे स्टेशन में पहुंचते ही लकीली उसे एक अटेंडेंट दिखता है, तो वो मदद के लिए उसको जोर जोर से पुकारती है और चिल्लाती है। बट ये अटेंडेंट काशिमा की मदद नहीं करता, उल्टा वो एक प्लास्टिक ला करके काशिमा की इस अपर बॉडी को वहां पे कवर कर देता है एंड उसे वहां पेन में तड़पने के लिए और मरने के लिए छोड़ के चले जाता है। जिसके बाद काशिमा इसी तरह से पेन में तड़पते तड़पते अपनी जान दे देती है। कहा जाता है कि उस दिन से ही काशिमा रिको की आत्मा एक इविल स्पिरिट बन जाती है जो अपना रिवेंज लेने के लिए जापान के कई सारे सुनसान रेलवे स्टेशन पे और कई सारे ब्रिजेस पे भटकती है। काशिमा रिको अगर किसी के सामने आ जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना काफी डिफिकल्ट है। भले ही उसके कोई पैर नहीं है, फिर भी अपने हाथों के मदद से काफी तेजी से वो क्रॉल करते करते लोगों का पीछा कर सकती है और उनके साथ काफी बुरा कर सकती है। काशिमा रिको अपने ऊपर हुए अत्याचारों का रिवेंज लेना चाहती है। इस वजह से जो भी इंसान उसके सामने आता है उसे वो अपने तरह ही 2 हिस्सों में बांट देती है। काशिमा रिको जब भी अपने विक्टिम्स को चेज करती है तो वहाँ पे एक अजीब चीज होती है। उसके जो बड़े बड़े नाखून हैं और उसके जो एल्बोज होते हैं वो जमीन से टकरा रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी वियर्ड सा साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी साउंड के बेसिस पे लोग काशिमा रिको को टेके टेके कहकर भी बुलाते हैं। जापान में वैसे तो कई सारे एविल स्पिरिट्स की कहानी है जिसको लोग सिर्फ एक अर्बन लेजेंड मानते हैं, बट काशिमा रिको की कहानी को कई सारे लोग सच मानते हैं। आज भी कई लोग रियल एनकाउंटर्स की कहानियां सुनाते हैं, किस तरह से उनका सामना एक काशिमा रिको से हुआ था, जिस वजह से ये अर्बन लेजेंड काफी रियल और क्रीपी लगता है। तो ये तो थी जापान की एक बहुत ही पुरानी और क्रीपी अर्बन लेजेंड। आज के वीडियो में हम इसी तरह के कुछ और भी क्रीपी और डरावने अर्बन लेजेंड्स की बात करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो वेयर वी गोना टॉक अबाउट अ फ्यू मोर क्रीपी Japanese urban legends.
ओहागुरो बेतारी एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसका सिंपली मतलब होता है नथिंग बट ब्लैक एंड टीथ। कहानियों के हिसाब से कहा जाता है कि ओहागुरो बेतारी एक फीमेल एंटिटी है जो यूजुअली रात को टेम्पल्स या श्राइन्स के आसपास भटकती है और वो यंग मेल्स को अपने ब्यूटी और अपने अपीयरेंस से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ओहागुरो बेतारी मोस्टली एक ट्रेडिशनल जापानीज वेडिंग ड्रेस जिसको किमोनो कहते हैं वही पहनकर दिखाई देती है और ये स्पिरिट कई बार यंग मैरिड आदमियों के घर में भी अपीयर हो जाती है और उनके वाइफ का अपीयरेंस ले लेती है। दोनों ही केसेस में वो अपना फेस इनिशियली कवर करके रखती है जिस वजह से उन्हें पीछे से देखने पर तो वो एक ऑर्डिनरी और ब्यूटीफुल जापानीज औरत की तरह ही दिखाई देती है या फिर किसी भी आदमी को अपने वाइफ की तरह दिखाई देती है। बट जैसे ही कोई उनके पास जाता है तब वो अपना असली डरावना चेहरा सामने लाती है। ओहागुरो बेतारी का असली फेस फीचरलेस होता है यानी कि उनके फेस पर ना आंखें होती है और ना ही नाक होती है। उनका फेस काफी अगली और पेल व्हाइट होता है एज इफ उनके फेस पर एक थिक मेकअप किया गया हो। बट एक चीज वहाँ पे स्टैंड आउट करती है, उनका एक बहुत ही बड़ा मुंह होता है और उनके मुंह के अंदर जितने भी दांत होते हैं वो कम्प्लीटली ब्लैक होते हैं एंड दिस लुक्स वेरी क्रीपी। हाउएवर अपने इन बड़े बड़े दांतों से ओहागुरो बेतारी किसी को भी हार्म नहीं करती, किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती। ओहागुरो बेतारी सिर्फ अपने क्रीपी फेस और कुछ हॉरिबल स्क्रीम्स से यंग मेल्स को डराती है क्योंकि माना जाता है कि ओहागुरो बेतारी एक्चुअली में उन लोगों की स्पिरिट थी जो वुमेन काफी ज्यादा अगली थी, दिखने में उतनी अच्छी नहीं थी एंड उस वजह से जीते जी कभी भी उनकी शादी नहीं हो पाई थी उनके अपीयरेंस के वजह से, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों ये स्पिरिट यंग और मैरिड मर्दों को अपना टारगेट बनाती है। काफी सारे लोग ओहागुरो बेतारी को एक शेप शिफ्टिंग स्पिरिट भी मानते हैं। ओहागुरो बेतारी की इस अर्बन लेजेंड को एक और चीज काफी ज्यादा बिलीवेबल और रियल बना देती है बिकॉज ये जो अर्बन लेजेंड है ये एक रियल रिचुअल के साथ कनेक्टेड है। जापान में पुराने टाइम में एक बहुत ही ट्रेडिशनल रिचुअल फॉलो किया जाता था जिसका नाम था ओहागुरो और इस रिचुअल में जो जापानीज वुमेन थे वो अपने दांतों को ब्लैक डाई किया करते थे और कंप्लीटली ब्लैक कलर किया करते थे, गिविंग देम अ वेरी क्रीपी एंड स्कैरी अपीयरेंस। और इस रिचुअल के वजह से कहीं ना कहीं ओहागुरो बेतारी का जो अर्बन लेजेंड था वो काफी ज्यादा रियल लगने लगता है। आकामांतो एक टेरिफाइंग जापानीज अर्बन लेजेंड है जो कि एक इविल स्पिरिट के बारे में है। ये इविल स्पिरिट हमेशा एक लॉन्ग रेड कोट और एक क्रीपी मास्क पहने हुए अपीयर होता है। इसी वजह से आकामांतो का जो रियल आइडेंटिटी है उसके अराउंड कई सारे र्यूमर्स हैं। कई लोग मानते हैं कि आकामांतो एक सीरियल किलर है तो कई लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि आकामांतो एक्चुअली में एक बहुत ही डरावना ब्लूइश कलर का फेस है जिस वजह से वो अपने फेस को कवर करके रखता है। बट कई कहानियों के हिसाब से आकामांतो एक्चुअली में एक स्टूडेंट की स्पिरिट थी जिसको स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, जिसको स्कूल वॉशरूम्स में लेकर के काफी मारा और पीटा जाता था और उसके सीनियर्स उसको काफी ज्यादा हैरास करते थे। इसी वजह से आज के टाइम पे आकामांतो की स्पिरिट स्कूल के वॉशरूम्स को हॉन्ट करता है और कहा जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स वॉशरूम में जाते हैं आकामांतो उनके सामने अपीयर हो जाता है। उनके सामने अपीयर होते ही आकामांतो उन्हें एक रेड पेपर और एक ब्लू पेपर दिखाता है और उन्हें चूज करने के लिए बोलता है। वो उनसे पूछता है डू यू वांट द रेड पेपर और द ब्लू पेपर। जो भी लोग पैनिक में आकर के वहाँ पे रेड पेपर चूज करते हैं आकामांतो उन्हें काफी डिस्टर्बिंग और डिफरेंट वेज में मारता है। समटाइम्स वो उनकी बॉडी को एक बड़े नाइफ के मदद से वायलेंटली स्टैब करने लगता है और स्लाइस करता है टू मेक द बॉडी ब्लीड हेवीली। वहाँ पे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और आकामांतो तब तक नहीं रुकता जब तक उनकी पूरी बॉडी ब्लड में सोक ना करने लगे एज इफ उनके विक्टिम ने रेड क्लोथ्स पहने हो। एंड कई दूसरी बार आकामांतो अपने विक्टिम्स को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है, उनके स्किन को काफी स्लोली और काफी ब्रूटली पील करने लगता है। वो अपने विक्टिम्स के स्किन को इस कदर बुरी तरह से पील कर देता है कि देखने पर ऐसा लगता है कि उनके बॉडी से कुछ रेड क्लोथ्स हैंग कर रहे हैं या फिर रेड क्लोथ्स लटक रहे हैं। ये तो थी रेड पेपर की बात। बट इसके जगह जब भी कोई ब्लू पेपर सिलेक्ट करता है आकामांतो उन्हें स्ट्रैंगुलेट करता है, उन्हें सफोकेट करता है या फिर कई केसेस में उनकी बॉडी में से ब्लड को पूरी तरह से सक कर लेता है और उनकी जान ले लेता है। इस वजह से उस विक्टिम की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से नीली पड़ जाती है। अगर आकामांतो को कंफ्यूज करने के लिए कोई रेड पेपर या ब्लू पेपर के जगह कोई दूसरा कलर बोल देता है तो वो उस विक्टिम को टॉर्चर करने के लिए अपने साथ हेल में यानी कि नरक में लेके चले जाता है। इससे ये कंक्लूड करा जा सकता है कि अगर आकामांतो
आपके सामने आ जाता है तो आप कुछ भी आंसर करो, जो भी चूज करो, आपके साथ बहुत बुरा होगा एंड उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। एंड बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जब कोई अकामांतो का सामना करके उसके सवाल का जवाब देता है और वहां से बच के निकल जाता है। बट अगर ऐसा होता भी है तब भी उस इंसान को काफी बुरी और डेंजरस बीमारियां हो जाती है, जिस वजह से उस इंसान की एक स्लो डेथ होती है। अकामांतो की कहानी बहुत डरावनी है, बट इससे बचने का भी एक तरीका है। जब भी वो तुम्हारे सामने आए और तुमसे पूछे रेड पेपर या फिर ब्लू पेपर, तो तुम्हें उसका कोई भी आंसर नहीं देना है। बेसिकली तुम्हें उसके क्वेश्चन को कंप्लीटली डिनाई करना है और ऐसा रिएक्ट करना है एज इफ तुमने कुछ सुना ही नहीं। अकामांतो को वहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए अपना काम करके वहाँ से निकल जाना है। सिर्फ इसी तरह के केस में ही चांस है कि अकामांतो का सामना करने के बाद भी कोई सेफली उससे बच के निकल सके। जिकिन इनकी which also means human eating ghosts। नाम से ही तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ये कुछ ऐसे घोस्ट्स हैं जो कि डेड ह्यूमन बींग्स के फ्लैश को खा करके सरवाइव करते हैं। कहा जाता है कि जिकिन इनकी डे लाइट में हमेशा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की तरह ही दिखाई देते हैं। वो यूजुअली विलेजर्स की तरह या फिर प्रीस्ट्स की तरह यानी कि पुजारियों की तरह अपीयर करते हैं और बाकी सबके बीच में एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही रात होती है ये जिकिन इनकी अपने असली रूप में बाहर आते हैं। जिकिन इनकी रियल में काफी ज्यादा डरावने मॉन्स्टर्स की तरह दिखाई देते हैं। उनकी बॉडी एक स्केलेटन की तरह दिखाई देती है क्योंकि उनकी स्किन बुरी तरह से रॉटन होती है। उनके काफी शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं और उनकी आंखों में एक क्रीपी सा ग्लो होता है एज इफ दे आर ऑन फायर। जिकिन इनकी यूजुअली रात के टाइम पे टेम्पल्स या फिर ग्रेवयार्ड्स के आसपास दिखाई देते हैं। जो भी फैमिलीज अपने फैमिली मेंबर के डेथ के होने के बाद उनके फ्यूनरल को अच्छे तरह से नहीं करते और उनकी डेड बॉडी को इसी तरह से छोड़ करके वहां पे चले जाते हैं, ऐसे डेड ह्यूमन बॉडीज को जिकिन इनकी अपना टारगेट बनाते हैं। जैसे ही वो फैमिलीज वहां से चली जाती है, जिकिन इनकी अपने शार्प और पॉइंटेड टीथ से ऐसी ह्यूमन बॉडीज के फ्लैश और बोन्स को कम्प्लीटली खा जाते हैं। बट जिकिन इनकी की एक बहुत ही अजीब बात है। एक्चुअली में जिकिन इनकी को इस तरह से इंसानों को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इंसानों का फ्लैश उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बट एक्चुअली में वो एक श्राप का यानी कि कर्स का शिकार है, जिस वजह से उन्हें जबरदस्ती ये ह्यूमन फ्लैश खाना पड़ता है और ये ह्यूमन फ्लैश को खाने से ही उन्हें अपने हंगर के फिजिकल पेन से एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। और उन पर ये जो श्राप लगा हुआ है, जो कर्स है, उसके पीछे भी एक कहानी है। कर्स के हिसाब से ऐसे पुजारी या फिर ऐसे प्रीस्ट्स जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कुछ बुरे इंटेंशंस को रखा था या फिर ग्रीड में आकर के अपने काम को करने लगे थे, माना जाता है कि ऐसे प्रीस्ट्स के सोल डेथ के बाद आगे चल करके जिकिन इनकी बन जाते हैं। वो इस फॉर्म में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाते हैं एंड एज ए पनिशमेंट ऑफ द ग्रीड उन्हें डेड ह्यूमन के फ्लैश को खा करके ही सरवाइव करना पड़ता है। हितोबाशिरा जापान का एक ऐसा डार्क अर्बन लेजेंड है जिसको सुनने के बाद तुम्हें काफी अनईजी भी फील हो सकता है। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि बाकी अर्बन लेजेंड से ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक अर्बन लेजेंड या फिर एक कहानी नहीं बल्कि एक रियल प्रैक्टिस हो। हितोबाशिरा का मतलब होता है ह्यूमन पिलर्स। कहानियों के हिसाब से एंशिएंट टाइम्स में जापान के जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, जैसे कि ब्रिजेस, डैम्स, टनल्स और कैसल्स, इनके कंस्ट्रक्शन के वक्त उनके पिलर्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, जिससे कि वो नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स या फिर किसी भी तरह के एनिमी के अटैक को सरवाइव कर सके, उनके पिलर्स के अंदर जिंदा इंसानों को गाड़ दिया जाता था और उन्हें कंप्लीटली अंदर सील कर दिया जाता था। बेसिकली इट वाज लाइक ए डार्क रिचुअल जिसमें इंसानों को सैक्रिफाइस कर दिया जाता था और लिविंग ह्यूमन बीइंग्स को बरी कर दिया जाता था अलाइव इनसाइड द पिलर्स। इसके पीछे पुराने टाइम में लोगों का एक बहुत ही सिक मेंटालिटी था। वो मानते थे कि जब भी हम इस तरह से एक इंसान को पिलर्स के अंदर गाड़ देंगे तो उन इंसानों की जो स्पिरिट होगी, उनकी जो सोल होगी, वो उस पिलर को स्ट्रेंथ देगी। आई नो ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, बट वो लोग काफी सीरियसली इस चीज को मानते थे। कहा जाता है कि जापान के काफी सारे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बनाते वक्त हितोबाशिरा के रिचुअल को परफॉर्म किया गया था। अर्बन लेजेंड के हिसाब से जापान में एक कैसल था, द मारुको कैसल, और इस कैसल के कंस्ट्रक्शन के वक्त उनके वॉल्स बार बार कोलैप्स हो रहे थे। वॉल्स को बार बार रिपेयर करने के बाद भी फॉर सम अननोन रीजन ये वॉल टूट ही रहे थे। दैट्स व्हेन डिसाइड किया जाता है कि एक इंसान को
सैक्रिफाइस करके उसे एक ह्यूमन पिलर बनाया जाएगा जिससे कि कैसल को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सके। जिसके बाद ओशिजू नाम के एक पुअर वन आइड वुमन को सैक्रिफाइस किया जाता है। सिमिलरली कहा जाता है कि जापान का एक और कैसल मात्सु कैसल के कंस्ट्रक्शन के वक्त भी उसका जो सेंट्रल पिलर था वो बार बार कोलैप्स हो रहा था। इसके बाद इस कैसल को बनाने के लिए एक यंग औरत को सैक्रिफाइस किया जाता है और उसे भी एक ह्यूमन पिलर बना दिया जाता है। ऑल्दो इस औरत का नाम किसी को नहीं पता, बट माना जाता है कि इस औरत को डांस करने का काफी ज्यादा शौक था। विच इज वाई जब भी इस कैसल के पास के स्ट्रीट्स पे कोई भी अगर डांस करता है तो कैसल काफी वायलेंटली शेक होने लगता है, जिसके वजह से ये काफी स्ट्रिक्ट रूल्स भी बना दिए गए हैं कि इस कैसल के आसपास कोई भी डांस नहीं करेगा। हितोबाशिरा को कई लोग एक अर्बन लेजेंड ही मानते हैं, बट कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसे एक एंशिएंट रियल रिचुअल मानते हैं ऑफ मेकिंग ह्यूमन पिलर्स। एंड एंशिएंट टाइम्स में एक्चुअली में ऐसे कैसल्स को बनाते वक्त काफी सारे वर्कर्स को मार भी दिया जाता था, जिस वजह से लोग इसे रियल मानते हैं। सो इट्स वेरी पॉसिबल कि हितोबाशिरा की जो अर्बन लेजेंड थी ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड नहीं बल्कि एक डार्क रिचुअल थी जिसको पुराने टाइम से जापान में प्रैक्टिस किया जाता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में हमने कुछ नए अर्बन लेजेंड्स को कवर करने की कोशिश करी है जिसके बारे में शायद तुमने पहले नहीं सुना होगा। तो अगर ये वीडियो तुम्हें क्रीपी लगा, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, इफ यू एंजॉयड द वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना। वीडियो का कॉमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है। तुम्हारा कोई भी सजेशन है, तुम्हें वीडियो के बारे में कोई डिस्कशन करना है तो प्लीज कॉमेंट करना, या फिर तुम्हें अगर मेरे से डायरेक्टली बात भी करना है नॉर्मली तब भी तुम कॉमेंट कर सकते हो। बाकी इसी तरह के डार्क, डिस्टर्बिंग और हॉरर कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई वांट टू रीच 300 के सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।